वेलकम टू CA Guruji Classes.com। बहुत टाइम से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई है, पर अब इस ड्यूरेशन में एक मीटिंग हुई है GRC यानी ग्रीवियस रिड्रेसल कमेटी की, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन की गई है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि 15-20 पॉइंट्स पे डिस्कशन हुई है जो सारे के सारे आपके लिए रिलीवेंट है। जो आपको प्रॉब्लम्स आजकल फेस करनी पड़ रही हैं वो सारी इस मीटिंग में डिस्कस हुई है, इसीलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और आप खुद तो देख ही रहे हैं और भी पर्सन के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। हमारे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं CA Guruji Classes.com पे। यहाँ आएंगे आप कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज का सेक्शन दिखेगा और एक और सेक्शन है टेक्स्ट अपडेट्स। यहाँ पे हम फ्री में आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, तो एक बार CA Guruji Classes.com को विजिट जरूर करें। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखे हैं। GRC कमेटी की ये मीटिंग हुई थी 22 अप्रैल को और अब इसके मिनट्स रिलीज हुए हैं, तो उसी में हमें पता चला है क्या डिस्कशंस हुई थी, क्या उसके लिए इनपुट्स आए हैं। तो ये पूरे मिनट्स आपको इसी आर्टिकल में मिल रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे देखिए इस मीटिंग के अंदर 22 अप्रैल को 4 जगह से इश्यूज रेज हुए, उनको डिस्कस करा गया। कहाँ से इश्यूज रेज? फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल से, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एसोसिएशन IIM एंड FICCI, इन सब ने बहुत सारे जीएसटी के इंपॉर्टेंट इश्यूज GRC के सामने रखे थे, जिन पे आगे फर्दर रिकमेंडेशन दी गई है। कुछ पे अभी एक्शन होना है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, तो मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। वीडियो पहले ही बता रही हूँ मैं, थोड़ी सी लंबी है, बट आपको पेशेंस के साथ इसे देखना है ताकि आपके भी कुछ इश्यूज इसमें कवर हो सके। देखिए सबसे पहले मैं इश्यूज डिस्कस कर रही हूँ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने जो रेज किए। पहला इशू रेज किया माइनर डिस्क्रिपेंसी। आप सभी को पता है जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो तो बहुत बार उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं। आपके पास एक क्वेरी का नोटिस आता है जिसमें इस तरह की क्वेरीज होती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता। जैसे आपने तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है, बट ऑफिसर कुछ और ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है, या फिर आपका थोड़ा सा माइनर सा नाम में या एड्रेस में कुछ मिसमैच है, तो उसकी वजह से आपको वो क्वेरी लगा दी गई। तो यही इशू यहाँ पे एड्रेस किया गया। इट वॉज बोर्ड टू द नोटिस ऑफ द कमिटी दैट एप्लीकेशन हैव माइनर डिस्क्रिपेंसी सच एज, क्या डिस्क्रिपेंसी होती है, जैसे नेम में वेरिएशन है, एड्रेस में वेरिएशन है इन द डॉक्यूमेंट्स, they are rejected। फर्दर देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और साथ ही एक यूनिफॉर्मिटी की भी कमी है। क्या कि कोई ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी बिल को सही मानता है एड्रेस प्रूफ के लिए, कोई ऑफिसर किसी और डॉक्यूमेंट को मांगता है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इन एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट या यूटिलिटी बिल्स एंड एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड एट डिफरेंट ऑफिसर्स आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ज़्यादातर प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में रिजेक्शन आ जाती है, क्योंकि कोई ऑफिसर कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, उसको वैलिड मानता है, कोई ऑफिसर किसी और डॉक्यूमेंट को वैलिड मानता है। तो अब देखिए रिकमेंडेशन साथ साथ चल रही है। कमेटी ने इस पे क्या रिकमेंड किया, ये GRC कमेटी की रिकमेंडेशन है। ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी यही काउंसिल को फिर आगे फर्दर रिकमेंड कर दिया और उसी के बेस पे काउंसिल की मीटिंग में डिसीजंस होते हैं। तो इन्होंने बोला द कमिटी इन्फॉर्म दैट इशू रेज्ड बाय फेडरेशन इज प्रोसीजरल इन द नेचर। ये जो इशू रेज किया जा रहा है वो प्रोसीजरल है and applicants have to follow the due procedure including submission of correct and valid document having no discrepancy। तो कह रहे हैं कि तो प्रोसीजरल इशू है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट को ही ध्यान रखना है कि वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स दे। ठीक है, पहला मैटर यहीं पे खत्म कर दिया। देन बात आई स्यू मोटो कैंसिलेशन की। डिपार्टमेंट के ऑफिसर स्यू मोटो कैंसिलेशन कर देते हैं अगर कोई पर्सन GST रिटर्न्स नहीं भरता, तो इस इशू को भी यहाँ पे उठाया गया कि थोड़ा सा तो एटलीस्ट उनके साथ सिंपैथी दिखाई जाए। तो अब कमेटी ने क्या बोला वो जानते हैं। कमेटी ने बोला दैट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स इज एन ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट। रिटर्न को फाइल करना ऑब्लिगेटरी है और अगर कोई पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसे सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसको करने के लिए। अगर वो तब भी नहीं करता तो उसके बाद उसका कैंसिलेशन कर दिया जाता है। तो इस केसेस में मेरिट बेसिस पर ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो मतलब कि इस पर कोई डिस्कशन आगे काउंसिल में नहीं होगा। तो अगर आपका भी स्यू मोटो कैंसिलेशन हुआ है तो आपको अपनी GST रिटर्न्स भरनी है अगर आप चाहते हैं आपका नंबर वापस आपको मिले। अदर इश्यूज, कुछ और इशू रेज किए फेडरेशन ने। हाई पेनल्टी इम्पोज्ड अगेंस्ट स्मॉल टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 125। सेक्शन 125 ऑफ CGST एक्ट की हाई पेनल्टी कई बार इम्पोज कर दी जाती है। किस किस चीज़ के लिए? लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डिनायल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर नॉट क्लेमिंग क्रेडिट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी सेक्शन 16(4) की जो टाइम लिमिट है 30 नवंबर, वहाँ तक अगर ITC नहीं लेते तो डिनाई कर दिया जाता है ITC। या फिर डिफिकल्टी इन क्लेमिंग ITC ड्यू टू मिसमैच इन द इनवॉइसेस, या फिर ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस ऑफ द पार्ट ऑफ सप्लायर की गलती की वजह से, क्योंकि उसने रिटर्न नहीं भरी, उसने टैक्स नहीं पे करा, तो रिवर्सल करना होता है ITC का किसे? बायर को। तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो रही है जिसके लिए पेनल्टी पे लगा दी जाती है सेक्शन 125 में। तो ये इशू रेज करा गया। देखते हैं क्या कमेटी ने बोला। तो एज पर कमेटी
that these issue are procedural in the nature, ये भी procedural है, and action is taken by GST authorities as mandated under the legal framework, और इस पर GST authority जैसा legal framework है उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेती है, यानी इस पर भी कोई भी फर्दर डिस्कशन नहीं की गई। और ये सभी पर्सन्स का बहुत ही मेजर पॉइंट है कि आईटीसी का रिवर्सल करा दिया जाता है जबकि उनका आईटीसी लेना बनता है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसे केसेस भी होते हैं सप्लायर की गलती की वजह से उनका आईटीसी रिवर्स कर दिया जाता है, तो इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं करेगी। यहाँ पे फेडरेशन वाली जो रिकमेंडेशन है उसमें नहीं की गई है, बट जो सप्लायर वाला पार्ट है ना, जब सप्लायर टैक्स पे नहीं करता तो बायर को अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, इसकी डिस्कशन आगे भी हुई है और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है। सेकेंड इशूज़ है अब हमारे CII के, इसमें है पहला कन्फर्मेशन ऑफ डिमांड। डिमांड्स की कंफर्मेशन कैसे की जाती है? विदाउट कंसीडरिंग द जस्टिफिकेशन सबमिट बाय द टैक्स पेयर, यानी कि डिमांड आई और टैक्स पेयर की जस्टिफिकेशंस को तो कंसीडर ही नहीं किया और सीधे आगे फर्दर उस डिमांड को कंफर्म कर दिया, ठीक है, एट द फर्स्ट एडजुडिकेशन लेवल विदाउट कंसीडरिंग द सबमिशन मेड बाय द टैक्स पेयर, और इग्नोर कर दिया जाता है क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर जो इशू किया है CBIC ने। द कंफर्मेशन ऑफ डिमांड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड रिजल्ट्स इन द इंक्रीज लिटिगेशन एंड इन्वॉल्व द टाइम एंड मनी, जिसकी वजह से फिर आगे लिटिगेशन में जाना पड़ता है, उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है और मनी भी, क्योंकि आपको कुछ फीस तो पे करनी पड़ती है, टैक्स का कुछ ना कुछ अमाउंट अपील के साथ पे करना पड़ता है एज अ प्री डिपॉजिट, जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो भी इम्पैक्ट होता है। तो इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट इनिशियली एट द इंट्रोडक्शन ऑफ GST देयर वर मैनी मिस इंटरप्रिटेशन एंड एम्बिग्विटीज। डिपार्टमेंट वाज ऑल्सो लिबरल टू इग्नोर द माइनर प्रोसीजरल फ्लो मिस्टेक इनिशियली मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट सिमिलर अप्रोच बी कैरिड एट द ग्राउंड लेवल स्टाफ सो दैट द इंटेंडेड ट्रीटमेंट्स आर पास्ड ऑन टू द स्टेक होल्डर। तो यहाँ बोला जा रहा है कि छोटी मोटी कोई माइनर मिस्टेक अगर किसी से हो भी गई तो उसको इग्नोर करना चाहिए, तो कर दीजिए प्लीज। तो ये एक रिकमेंडेशन रखी गई। देखते हैं कमेटी ने क्या बोला। बारे में कमेटी ने बोला, द कमेटी इन्फॉर्म दैट द सबमिशन ऑफ नोटिस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर पासिंग ऑफ एडवर्स ऑर्डर। किसी भी एडवर्स ऑर्डर को पास करने से पहले सबमिशन ऑफ नोटिस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड इन केस, अगर इन केसेस में लैप्स है इन दिस रिगार्ड ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी, सच ऑर्डर इज लायबल टू बी सेट असाइड एट द अपीलेट फोरम। तो ये बोला है कमेटी ने इस डिस्कशन पे, ठीक है। तो आपके कितने सारे इश्यूज यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट है GST रिफंड को अप्लाई करने के बाद डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दिया जाता है विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन। उसमें सिर्फ ये लिखा जाता है कि दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर इनसफिशिएंट टू प्रोसेस द रिफंड, ठीक है, एंड रीसबमिशन ऑफ एप्लीकेशन लेटर रिजल्ट दैट द रिफंड बिकम टाइम बार्ड कोजिंग अनवारंटेड लिटिगेशन एंड इमेंस हार्डशिप टू द टैक्स पेयर्स। तो रिफंड में भी बड़ी दिक्कत है कि अननेसेसरी डेफिशिएंसी मेमो दे दिया जाता है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन लिखी है कमेटी की, द कमेटी डिड नॉट फाइंड मेरिट इन द ग्रीवेंस एज प्रॉपर डेफिशिएंसी मेमो इज इशूड इन ऑल सच रिफंड केसेस वेयर डेफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंट्स इज नोटिस। तो यहाँ बोला जा रहा है कि डेफिशिएंसी मेमो तभी दिया जाता है जब डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है। हाउएवर द कमिटी एडवाइज दैट CII रिप्रेजेंटेटिव दैट इफ इन एनी स्पेसिफिक केस, अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक केस है जिसमें ऐसा हुआ है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डेफिशिएंसी मेमो, दे मे अप्रोच द सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंसर्न जुडिक्शन फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस। तो उन्होंने बोला कि वैसे तो ऐसा होता नहीं है, डेफिशिएंसी मेमो तभी दिया जाता है जब डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ मिलती है। अगर आपके किसी केस में ऐसा हुआ है तो फिर आगे आप कंसर्न सीनियर ऑफिसर से डिस्कशन कर सकते हो। आगे आया वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन फॉर नोटिस। अब आजकल होता क्या है कि अगर आपकी 3B एंड 1 में डिफरेंस होता है तो आपके पास एक DRC 01B का नोटिस इशू करा जाता है, और ये DRC 01B C जो भी आपको इशू होता है उसके लिए आपको 7 डेज का टाइम दिया जाता है, ठीक है। ये DRC 01B या C का नोटिस आपको आता है आपकी मेल ID पर, ठीक है, और आपको मैसेज भी आता है और आपके पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट होता है। पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी हैं कि वैसे तो टाइमलाइन होती है 30 डेज़ की किसी भी नोटिस के लिए, पर DRC वगैरह के लिए अगर आप देखो इनके लिए तो सिर्फ 7 दिन का ही टाइम दिया। क्या ये सफिशिएंट है? 7 दिन में तो कई बार पर्सन को पता भी नहीं चलता कि उसके अगेंस्ट ये नोटिस इशू हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि इसको बढ़ा दिया जाए, 7 दिन से 30 दिन कर दिया जाए। कमिटी ने एग्री किया है विद द हार्डशिप फेस ड्यू टू stringent time limit and inform that since it is a policy issue, reference can be made to the board by the trade body under intimation to the committee so that issue can be taken up speedily. तो इस पे एक्शन हो सकता है ये टाइमलाइंस बढ़ा दी जाए। तो ये आगे फिर फर्दर GST काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन होगा। देन सर्विस ऑफ शो कोज नोटिस या ऑर्डर थ्रू द पोस्ट। शो कोज नोटिस या ऑर्डर कैसे भेजे जाते हैं? थ्रू द पोस्ट एंड द रजिस्टर मेल ऑफ द टैक्स पेयर। द शो कोज नोटिस DRC 01 आर अपलोडेड ऑन द पोर्टल, उनको अपलोडेड भी होना चाहिए पोर्टल पे, बट बहुत बार ऐसे नोटिस या ऑर्डर नॉट रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली ऑन द पोर्टल बट
दो द सेपरेट विंडो एज एडिशनल नोटिस या ऑर्डर, ठीक है। द टाइमलाइन फॉर रिप्लाई इज गिवन फॉर 7 days एंड डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग इज मेंशन देयर इन। तो कई बार ना टैक्स पेयर्स को ये नोटिस ना अपने उस पर पोर्टल पे दिखते ही नहीं है और उनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और उसके लिए फिर वो हार्डशिप शुरू हो जाती है, ठीक है। वो फिर उसके लिए वहाँ पे टाइम खत्म हो जाता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो यही सबमिशन था कि रिप्लाई शुड बी नीड टू बी इंक्रीज एटलीस्ट 30 days। तो जो ये रिप्लाई देना है इनके केस में, शोकोज नोटिस या ऑर्डर के केस में, उसका टाइम 7 दिन से 30 दिन कर देना चाहिए। कमिटी ने इन्फॉर्म किया है दैट दिस इशू इज नो लॉन्गर बीइंग फेस्ड एज द टेक्निकल ग्लिच इन द पोर्टल हैज़ बीन रेक्टिफाइड। तो यहाँ पे कमिटी ने बोला कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच था पोर्टल का कि वहाँ पे वो शो नहीं होता था ऑर्डर, अब ये ठीक हो चुका है। सो इट वॉज फर्दर इन्फॉर्म दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट डाटा इज ऑल्सो अंडर वे अंडर मॉडल 2। इंटीग्रेशन जो है सेंटर एंड स्टेट डाटा का वो भी अंडर वे है अंडर मॉडल 2 एंड ऑल सच इशूज़ आर लाइकली टू बी रिजॉल्व। तो ऐसे इशूज़ जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है डार्क स्टोर रजिस्ट्रेशन। आप सभी को पता होगा, अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट इनके साथ जुड़ के काम करते हैं और आप अपनी गुड्स को अगर मूव करना चाहते हैं तो आप अमेजन के जो स्टोर है वहाँ पे अपनी गुड्स को रख सकते हैं ताकि वहीं से कस्टमर को डिलीवरी हो जाए। बट जो ये पर्सन है जो अमेजन के साथ जुड़ के काम कर रहा है, मान लो ये ए पर्सन है, अमेजन के साथ जुड़ के काम कर रहा है और इसके स्टोर पे अपनी गुड्स रख देता है और वहीं से फिर कस्टमर को डिलीवरी हो जाती है, तो उसको इसे अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखाना होता है। तो इसको दिखाने में ना डिफिकल्टी आ रही थी, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी है। तो इस डार्क स्टोर को दिखाने के लिए अरेंजमेंट करा जाए, ये रेकमेंड किया गया कमिटी को। तो कमिटी ने क्या बोला है दैट दिस इशू इज नॉलेज इन द बोर्ड, ये ऑलरेडी बोर्ड की नॉलेज में है एंड इस पे डिटेल एसओपी या गाइडलाइन एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर में। However, the representation on the same may be sent to CGST, SGST zones so that it can be examined and comments sent to higher forums। तो ये इशू भी जल्दी ही आपका रिजॉल्व हो जाएगा। देन है ITC का डिनायल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब सप्लायर ने गलती करी, ITC किसका डिनाय हुआ? रिसिपेंट का। और कई बार तो क्या होता है कि सप्लायर से तो फर्दर रिकवरी भी कर ली जाती है, तब भी बायर को तो रिवर्स ही करना पड़ता है ITC। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक हार्डशिप है टैक्स पेयर्स पे। देखते हैं कमिटी ने इसके लिए क्या बोला, आप इसको पूरा पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। द कमिटी इन्फॉर्म दैट एट प्रेजेंट द GST लॉ मैंडेट लाइक दिस ओनली एंड सिंस दिस इज अ पैन इंडिया इशू द GST काउंसिल इज एग्जामिनिंग द इशू एंड एनी डेवलपमेंट इन द मैटर शैल बी कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर। कह रहे हैं कि इस पे कमिटी की मीटिंग में डिस्कशन हो रही है, चल रही है, और अभी जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी, फर्दर कोई भी एक्शन होगा तो वो आपको पता चल जाएगा जल्दी ही अगली GST काउंसिल मीटिंग के बाद। नेक्स्ट इशू रेज करा गया रिप्लाई टू शोकोज नोटिस। अगर नोटिस इशू किया है DGGI, ठीक है, तो आगे फर्दर ये मेंशन नहीं किया जाता एग्जैक्टली कि किसको इसका रिप्लाई एड्रेस करना है, ठीक है। पता ही नहीं होता कहाँ पे एड्रेस करना है, जो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर को करना है, CGST नॉर्थ दिल्ली, या फिर किसी और को करना है। तो यहाँ पे कमिटी ने क्या बोला जानते हैं। कमिटी इन्फॉर्म दैट ऑल शोकोज नोटिस इशूड बाय दिल्ली एंड जयपुर जोनल यूनिट ऑफ DGGI आर एजुडिकेटेड बाय द एडिशनल कमिश्नर CGST दिल्ली नॉर्थ। As such, the notice can approach CGST दिल्ली नॉर्थ कमिश्नरेट फॉर सबमिशन ऑफ रिप्लाई। तो उन्होंने बता दिया कहाँ पे आपको इस तरह के नोटिस का रिप्लाई सबमिट करना है। यहाँ पे बात हुई IGST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बहुत बार ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। जैसे आपने IGST पे कर दिया और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 days ऑफ मंथ इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द 2B। इट रिजल्ट द डिले ऑफ 1 month इन अवेलिंग द ITC एंड इम्पैक्ट द कैश फ्लो। तो क्योंकि इम्पोर्ट का ITC 2B में आता ही नहीं है, तो इसीलिए आपको फिर वो लेने के लिए अवेलेबल नहीं होता और जिससे आपका कैश फ्लो इंपैक्ट होता है। कमिटी ने क्या रिकमेंड किया, कमिटी इन्फॉर्म दैट द इशू इज नो लॉन्गर बीइंग फेस्ड। अब ऐसा कोई इशू नहीं है एंड द प्रॉब्लम वाज एट द एंड ऑफ द NIC ओनली। सर्वर वाज अर्लियर फंक्शनल, नाउ ड्यू टू फंक्शनिंग ऑफ 2 सर्वर्स द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहले सर्वर इशू था पर अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। तो आप लोग बताना अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम अभी भी फेस करनी पड़ रही है या ये रिजॉल्व हो सके, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इशूज़ डिस्कस कर रहे हैं इनके जितने भी इश्यूज थे ना, ज़्यादातर केसेस में यही बोला कि अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो ग्रेवियंस डाल के अप्रोच कर ले। इन्होंने पहली बात करी थी रूल 42-43 की, जिसमें रिवर्सल करना होता है आपको ITC ऑफ इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स फॉर टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्टेड सप्लाई। सेक्शन 74 के बारे में बात करी गई कि जहाँ पे सेक्शन 73 का नोटिस देना चाहिए, ज़्यादातर ऑफिसर सेक्शन 74 में नोटिस इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर रिकमेंडेशन दी है कमिटी ने। Issuance of shows under section 73 या 74 depends upon the findings of the audit team। ऑडिट टीम ने क्या फाइंड किया उसके बेस पर 73 या 74 में नोटिस दिया जाता है। 73 से ज़्यादा 74 सेक्शन का नोटिस हार्ड होता है क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि आपने फ्रॉड किया है या विलफुली मिस स्टेटमेंट करके ITC आपने जो है
अपने पास रखा है। तो शो कोज अंडर सेक्शन 74 इज नॉट इशूड इन द रूटीन मैनर बट ओनली इन द केसेस वेयर फ्रॉड एंड एनी विलफुल स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट इज नोटिस्ड इन एनी केस बिफोर इशू ऑफ SCN in DRC 01 response to the taxpayer to the finding of the department is sought during the course of certain audit. Officer contended that the reversal ratio should be applicable on complete ITC available by the taxpayer even which is exclusively used for the taxable activity in DRC 01A and only after examining the same SCN is issued. The committee also opined that the case such frivolous SCN is issued, the same is most likely to be dropped at the level of adjudicating authority appellate forum. तो यहाँ पे बोला गया कि वैसे तो ऑफिसर्स ज़्यादातर केसेस में सभी चीज़ों को देख के ही नोटिस इशू करते हैं, पर अगर ऐसा कोई केस हुआ है तो वहाँ पे फिर वो फर्दर ड्रॉप हो सकता है एट द लेवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपीलेट फॉरम, यानी आगे आपको फर्दर जाना ही पड़ेगा अपील में। तो यहाँ भी बहुत अच्छा सा कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है, तो टैक्सपेयर्स की जो हार्डशिप्स हैं उनके लिए ये है आंसर। नेक्स्ट डिस्कशन की गई है क्रॉस चार्ज को लेकर। होता क्या है, टैक्सपेयर्स अंडरटेक क्रॉस चार्ज ऑफ एक्सपेंसेस अंडरटेकन एट HO फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू ब्रांच ऑफिस। सच क्रॉस चार्ज इज आइडली अंडरटेकन ऑन एनुअल या क्वार्टरली बेसिस एज पर MOU। ये क्या करते हैं, क्वार्टरली या एनुअली बेसिस पर करते हैं ये क्रॉस चार्ज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। बट इन सम केसेस ऑफिसर्स क्या करते हैं, डिफर करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहते हैं कि आपको इसे मंथली करना है, दिस क्रॉस चार्ज शुड बी डन मंथली, और फिर डिमांड करते हैं इंटरेस्ट की। तो फिर कमिटी ने रिकमेंड किया कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है तो एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये क्रॉस चार्ज अप्लाई होगा ऑन मंथली बेसिस। देन बात हुई स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 की। एज पर सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट कैन बी कंडक्टेड वेयर वैल्यूएशन इज इनकरेक्ट और ITC इज नॉट अवेल्ड इन द लिमिट। बट ऑफिसर क्या कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं स्पेशल ऑडिट इवन व्हेन द डिपार्टमेंट ऑडिट हैज बीन कंक्लूडेड फॉर द सेम पीरियड। तो कमिटी ने रिकमेंड किया that the trade body that special audit is not a routine exercise and is resorted to determining the tax liability only in cases where complex issues are involved or when new facts emerge during the audit। यहाँ बोला जा रहा है कि स्पेशल ऑडिट तभी किया जाता है जब कोई नए फैक्ट्स निकलते हैं। देन आगे बात हुई प्री डिपॉजिट थ्रू ITC एज पर रिसेंट सर्कुलर। रिसेंट सर्कुलर ने बोला था कि आप अपील फाइल करते हुए जो आपको प्री डिपॉजिट करना है वो आप कर सकते हैं थ्रू ITC बैलेंस, बट इन सम केसेस टैक्सपेयर्स फेस द इशू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अपील बाय द अपीलेट अथॉरिटी ऑन अकाउंट दैट प्री डिपॉजिट इज मेड थ्रू द कैश। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपील आपकी इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि आपने ITC से पे कर दिया, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैश लेजर से पे करो। तो रिकमेंडेशन है कमेटी की, द कमिश्नर CGST अपील दिल्ली इन्फॉर्म दैट नो सच इंस्टेंस रिगार्डिंग नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अपील बाय द अपीलेट अथॉरिटी ऑन अकाउंट दैट प्री डिपॉजिट इज नॉट मेड थ्रू द कैश हैज बीन नोटिस। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ केस हुआ ही नहीं है। However, he advised that in case of any difficulty, higher officer of appeal commissionerate may be approached. Next है audit proceeding through offline mode, issuance of DRC 01 without confirming observation under ADT 02, issuance of DRC without issuing DRC 01। तो ऐसा किया जा रहा है कि ऑडिट की प्रोसीडिंग्स कुछ चीज़ों को मिस करके करी जा रही है। तो यहाँ पे कमेटी ने बोला है ऑब्जर्व दैट द ग्रीवेंस आर जेनरिक इन द नेचर एंड रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अप स्पेसिफिक केस बिफोर द कमेटी। तो यहाँ बोला है कि इन केसेस को कमेटी के सामने लाया जाए। ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट एंड काग साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ऑडिट करते हैं जिसे हार्डशिप होती है टैक्सपेयर को। तो रिकमेंडेशन है कमेटी की दैट काग इज हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ टैक्सपेयर्स एंड एज सच दिस ग्रीवेंस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन बिफोर द कमेटी। तो यहाँ बोला है कि काग से रिलेटेड ऑडिट के बारे में ये डिस्कशन। नेक्स्ट डिस्कशन थी रिफंड सैंक्शन हुई बट अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया क्योंकि डिमांड कर लिया गया CA सर्टिफिकेट का। ऑफिसर ने ऐसे डिमांड किया जबकि वो रिफंड है किस चीज़ का, अनयूटिलाइज RTC अगेंस्ट एक्सपोर्ट मेड बाय द टैक्स पेयर, और रिजेक्ट कर दिया रिफंड को वाइल सेम इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड इन द टर्म्स प्रोविजन रूल 89M। ठीक है, एंड ऑफलाइन सर्व किया जा रहा है DRC 07 ड्यू टू विच द टैक्सपेयर इज नॉट एबल टू फाइल द अपील ऑनलाइन विच लीड टू इशू इन मेकिंग प्री डिपॉजिट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अपील बाय द अथॉरिटी। तो इसके लिए कमेटी से रिक्वेस्ट कर दी गई। तो कमेटी ने बोला है कि अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक केस है तो उसे प्रेजेंट करें बिफोर द कमेटी एंड ऑल्सो एडवाइज टू टेक अप द मैटर विद कंसर्न जुडिक्शनल ऑफिसर टू फर्दर क्लैरिफाई द रेजोल्यूशन। नेक्स्ट डिस्कशन हुई डिले है रजिस्ट्रेशन को देने में, GST रजिस्ट्रेशन को देने में, या फिर डिनायल किया जा रहा है और उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दी जा रही है। तो कमेटी ने इसके लिए बोला है कि लॉ के अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का कोई प्रोविजन है ही नहीं GST रजिस्ट्रेशन के केस में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको फर्दर इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई और जो पूरी प्रोसेस का टाइम है वो जनरली 30 दिन के अंदर पूरा हो जाता है और अगर ऑफिसर इस पर एक्शन नहीं लेता है तो GST पोर्टल ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन दे देता है।
देन कुछ इश्यूज़ FICCI के थे, जैसे कि कई जगह पे ऑफिसर डिमांड करते हैं कि अपलोड कर ले फोटोग्राफ ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल एट द बिजनेस प्रीमाइस ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हाउस। ठीक है, तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो अगर आपसे ऐसी कोई डिफिकल्टी आ रही है, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं सीनियर ऑफिसर ऑफ द जुडिशनल ऑफिस। देन पूछा गया व्हाट इज द रिलेवेंट डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ रॉन्गली अवेल्ड ITC क्रेडिट। तो यहाँ पे कमेटी ने बोला द रिलेवेंट डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड ITC। ठीक है, तो ये थे पूरे मिनट्स। आपको इन मिनट्स को लेना है, हमेशा के लिए अपने पास रखना है। तो आपको ये आर्टिकल मिल रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का बटन, या फिर आप हमारे चैनल पेज पे आए, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन, इस पर क्लिक कर ले, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब आ जाइए CAGuruji पे। यहाँ हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज एक्टिव है और फ्री में आर्टिकल पढ़ने की ऑप्शन आपको यहाँ टेक्स्ट अपडेट से मिलती है। यहाँ पे हम डेली बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डालते हैं। तो कोर्सेज पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स ITR TDS, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स अलग भी है, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। देन ये जो कुछ कोर्स रिपीट हो रहे हैं इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, और कुछ रिकन्सिलेशन के भी हमारे कोर्स हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है आपको उस पर क्लिक करना है। और जो ये ब्लैक कलर के थंबनेल वाले कोर्स है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज है, और जो येलो कलर के थंबनेल वाले कोर्सेज हैं ये लिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो जैसे मान लीजिए आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस पर क्लिक करेंगे, पहले आप इसका करिकुलम पढ़ें, शो मोर करके सारा पढ़ें, कोर्स के अंदर क्या क्या कवरेज करी गई है। अगर आपको लगे कि येस ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐड टू कार्ट करके इसे बाय कर लें, और फिर यहीं पे आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। इसी वेबसाइट पे आपको कोर्स देखने की ऑप्शन आ जाएगी। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेके ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन्स अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो आप खुद भी इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और भी पर्सन्स को अवेयर करें। थैंक यू सो मच।